आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इस सब्जेक्ट पे मैं कुछ बात करूं और करूं या ना करूं, ये भी एक मतलब जो है था। भारत एक सेकुलर स्टेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है इक्वल वेटेज टू ऑल रिलीजन। तमाम धर्मों को आप समान सम्मान देंगे, किसी भी धर्म से कोई आप भेदभाव नहीं करेंगे। उसके बाद आप जाइए कॉन्स्टिट्यूशन पे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन में बिल्कुल क्लियर कहा हुआ। इस पे हम पीछे भी आपसे बात कर चुके हैं, राइट टू रिलीजन पे, कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी पूजा पद्धति जो भी उसकी है उसको अनुसार उसे अपने धार्मिक कार्यक्रम को पूरा करने की पूरी आज़ादी। ये फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक राइट्स है। साथ में ये भी कहा गया है संविधान में कि कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं बिना किसी रोक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आजकल ये कहते हैं कि उस पर पाबंदी लगा दो, इस पर पाबंदी लगा दो। बिल्कुल आप ऐसा कर नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ही नहीं। या तो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करें, आप ये बात हटा दें कॉन्स्टिट्यूशन से कि प्रचार प्रसार करने का किसी को अधिकार नहीं, और अपनी इच्छा से कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। किसी को भी हक है अपना धर्म परिवर्तन करने का, और ये तो सारी दुनिया यूनिवर्सल लॉ है। आप किसी के विल को किल नहीं कर सकते। एक व्यक्ति की जो इच्छा है, व्यक्तिगत डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ब्यूटी यही तो है कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति की अपने इच्छा से काम किया जाता है, अपने विवेक से। विवेक का मतलब इच्छा। उस अपने विवेक से जो चीज उसको अच्छी लगेगी वो करे। अगर उसको अपना धर्म नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरे धर्म जाना चाहते हो, जा सकता है, उसको आज़ादी है इस बात की। ये संविधान कहता है, और साथ साथ में हमारा लोकतंत्र भी ये कहता है कि किसी व्यक्ति को आप किसी बात से रोक नहीं सकते। बहुत सारे स्टेट में जो है कन्वर्जन लॉ पे जो है पाबंदी लगाई जा रही है, जो कि कानूनी तौर पर उस पर हाई कोर्ट फैसला दे रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि जो एकदम फंडामेंटल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें राइट टू फ्रीडम में ये बात कही गई है, राइट टू रिलीजन में, कि एक व्यक्ति अपने विवेक और इच्छा के अनुसार अपना किसी भी धर्म को मान सकता है। कोई भी आज सपोज करो मैं हूं, अगर किसी दूसरे धर्म में जाना चाहूं तो मेरे क्यों रोकेगा कोई? और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म में ना जाए। यानी एक हिंदू अगर मुसलमान बनता है तो वो कन्वर्जन लॉ उस पर लागू होता है, लेकिन एक मुसलमान अगर वो हिंदू हो जाता है तो उसको सब कुछ ठीक ठाक है जी। एक क्रिश्चियन अगर हिंदू हो जाता है तो सब ठीक ठाक है जी। लेकिन एक मतलब जो है हिंदू अगर क्रिश्चियन हो जाता है तो वो एंटी कन्वर्जन। ये बात पता नहीं मतलब जो है, और इसीलिए जो है बहुत सारे, हालांकि मैं तो एक मामूली सा आदमी, लेकिन जो है पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमने भी पढ़ा, और बहुत सारी ये बेसिक बातें सभी को पता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलिए और फंडामेंटल राइट्स में जाइए, और राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन आप देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ, अगर आप संविधान में बदलाव कर देते हैं
तो पूरे देश में लागू होगा, किसी एक स्टेट में लागू नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स पे मतलब जो है, आप कोई भी राज्य या कोई भी, इवन केंद्र प्रदेश, फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं बगैर बदलाव के उसमें किए हुए, अमेंडमेंट किए हुए, आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप या तो उसको बदल दीजिए, और जो वर्तमान पोजीशन है वो है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा समाज जो है कि मतलब इतनी डाइवर्सिटी है, प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, बहुत सारे धर्मों का जो है भारत जन्मदाता रहा है। आप दुनिया में जितने धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो आप पारसी, बौद्धिज्म, चाइनीज़, तो आप देखेंगे 3-4 धर्मों का तो जन्मदाता हिंदुस्तान ही है। हिंदू धर्म जाहिर सी बात है यहाँ फला पैदा हुआ, बौद्धिज्म जो है यहीं फैला और यहीं फला फूला। आप जैनिज्म जो है, चाहे महात्मा बुद्ध हों, जो है महावीर हों, सब मतलब हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। लुम्बिनी में पैदा हुए महात्मा बुद्ध, लेकिन उसके बाद तो सारी ज़िंदगी यही अंतिम समय तक जो है उन्होंने हिंदुस्तान में ही गुजारे, बोध गया से लेके तमाम जगहों पे, जहाँ जहाँ सारनाथ गए, जहाँ पे। उसी तरह से वैशाली में जो जैन का महावीर जैन का जन्म हुआ। उसके बाद जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी जो है पटना में हुआ, जो 10वें गुरु हैं। गुरु नानक का बेशक ननकाना साहब जो पाकिस्तान में वहाँ जन्म, लेकिन इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था। तो ये तमाम धर्म की पैदावार जो हिंदुस्तान में, और सदियों से ये मिलजुल के रह रहे थे। कोई किसी को आपत्ति नहीं थी भाई कि कैसे नमाज पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, कोई पूजा कर रहा है तब कहाँ कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई सवाल नहीं करता। आज ये सवाल हर तरफ से आ रहे कि आप रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते, आप घर में नमाज नहीं पढ़, यानी आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, ये तो बिल्कुल कानून है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने घर में कोई मतलब धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, मेरे को पूरी आज़ादी है, कोई उसे रोक नहीं सकता। हम 10 आदमी नमाज पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता संवैधानिक तौर पे। ये जो नए नए कानून बना दिए, मतलब जो है, और शायद यही वजह है कि भारत की छवि दुनिया में खराब होती जा रही है। कुछ ऐसे नेता हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं जिनको दुनिया की जानकारी नहीं। अभी मुसलमानों का पर्व जो है बकरीद गुजरा, इतनी रिस्ट्रिक्शन कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। गाय पालता कौन है भाई? गाय बेचता कौन है भाई? ये सब कौन गाय पालता, कौन बेचता? एक विशेष समुदाय के लोग वही बेच रहे हैं। हाँ, खरीदने वाला कोई और है, लेकिन बेचने वाला तो कोई और है। उसे कोई कुछ नहीं कर रहा, वो भी परेशान। कोई चीज़ की पाबंदी। और दूसरी बात है कि आप यहाँ ना नमाज पढ़ सकते जी, आप उस पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं, उस पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं। उसने रोड पे नमाज पढ़ लीजिए, उसने मैदान पे नमाज पढ़ ली। आपको अधिकार है कि आप हिंदुस्तान में कुछ भी कर सकते हैं। रोड पे तंबू गाड़ दीजिए, हफ्ते भर रोड बंद हो जाए, महीने महीने 15-15 दिन रोड हाईवे बंद रहती। तो ये तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पूरा उल्लंघन है। ये संविधान, या तो आप संविधान ही बदल दीजिए, और जो चाहते हैं शायद कुछ लोग, या तो संविधान बदल दीजिए कि नहीं भाई यहाँ पे एक ही धर्म का राज होगा, तो सब लोग मान लेंगे भाई कि ठीक है, जो मेजॉरिटी होगी
तो जो माइनॉरिटी का जो रहता है तो ठीक है चलेंगे, लेकिन दोनों चीज़ साथ साथ नहीं चलेंगी। आप अपने आप को कहेंगे कि हम धर्मनिरपेक्ष भी हैं, आप अपने आप को कहेंगे कि हम एक लोकतांत्रिक देश भी हैं, और दोनों को धज्जियां उड़ा रहे। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र का मूल्य क्या है? लोकतंत्र का मूल्य समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इसी से फ्रांस में क्रांति हुई, इसी से अमेरिका में क्रांति। फ्रांस का मोटो भी यही है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का मोटो यही, समानता, सभी बराबर है। लोकतंत्र का बेसिक है, किसी को प्रिविलेज नहीं। ठीक है, जहां लोकतंत्र नहीं है, बहुत सारे अरब कंट्री में नहीं, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में नहीं, बहुत सारे एशियन कंट्री में नहीं, तो वो अपना मन। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में लोकतंत्र है जी, तो लोकतंत्र के मूल्यों का क्या होगा? लोकतंत्र के मूल्यों का पालन कौन करेगा? आप एक तरफ कहेंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र है और सबके अधिकार को छीन रहे हैं, दबा रहे हैं, कुचल रहे। समानता एंड स्वतंत्रता, आज़ादी, एक व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार रहने की, खाने की, घूमने फिरने की, अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार गुजारने की आज़ादी, ये लोकतंत्र का मूल्य है। आप किसी की आज़ादी नहीं छीन सकते अगर लोकतंत्र है तो। लोकतंत्र नहीं तो फिर इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और जो बात कही बंधुत्व, यानी आप मिलजुल कर रहे हैं। दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं वहाँ हर समुदाय के लोग रहते हैं। अमेरिका में भी चले जाइए, वहाँ यूरोप से अलग अलग कंट्री से कोई जर्मन बोलता है, कोई इटालवी बोलता है, कोई स्पेनिश बोलता है, वहाँ मैक्सिकन भी मिल जाएंगे, उसको आपको स्पेनिश भी मिल जाएंगे, वहाँ यूरोपियन भी मिल जाएंगे, और कुछ इंडिजिनस भी हैं। तमाम दुनिया में, यूरोप के भी तमाम मुल्कों में मेजर एक ज़बान है, लेकिन साथ साथ छोटी छोटी दूसरे समुदाय के भी लोग रहते हैं वहाँ पे, बोलने वाले, समझने वाले। उसमें ये तो मोटो ही है लोकतंत्र का, कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, आज़ादी एंड समानता और बंधुत्व, ये मोटो है लोकतंत्र। तो आप दुनिया को ये कहेंगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारी जो है चुनाव प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी। कैसी चुनाव प्रणाली भाई? कैसा लोकतंत्र भाई, जहाँ लोगों को बराबरी के अधिकार नहीं? हम कुछ भी करें मेरी मर्जी, लेकिन आप नहीं कर सकते जी। और ये एक नया ट्रेंड चला है कि FIR कर दो जी और उसको अंदर कर दो। तो साथ साथ एक डेमोलिशन, किसी का भी आप घर जो है डिमोलिश करते हैं। किसी ने कहीं पे घर बनाया, तो जब घर बना रहा था, जो कॉलोनी बन रही थी, तब तमाम एजेंसियां कहाँ थी? ये सारे पैसे ले लेके तो कॉलोनियां बनवाते हैं, और बाद में यही तोड़ने के लिए आ जाते हैं। ये DDA और MCD, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में MCD और DDA जैसा करप्ट जो है डिपार्टमेंट शायद ही कहीं हो, मगर लेके फर्रा आ जाएंगे जी कि ये अनऑथराइज है, इसको डिमोलिश। आप देखते होंगे कि शालीमार बाग में 30-30, 40-40 साल से रह रहे लोगों ने पक्के घर बना लिए, और कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे वो, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि रोड चौड़ीकरण, वहाँ पे बहुत सारी जगह है रेलवे लाइन के बगल में,
आपको रेल रोड चौड़ी करना, फ्लाईओवर बना दीजिए, बहुत स्पेस, लेकिन नीयत सही नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तो उस वादे बड़े बड़े करती है, और एक बार सत्ता में बैठ गए। ये कंस्टिट्यूंसी तो रेखा गुप्ता की है, जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, शालीमार बाग जो कंस्टिट्यूंसी है वो रेखा गुप्ता की है, वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, उन्हीं की एरिए की घटना। और भी तमाम जगह डिमोलिश हो रहे, किसी ने कुछ किया उस पर बुलडोजर चला दो। ये आज और समाज का जो बिखराव जो बढ़ता जा रहा है, भारत की इकोनॉमी जो है 4 से 6 पे चली गई। इन्वेस्टमेंट जो टॉप 10 में भारत हुआ करता था वो टॉप 10 से गायब हो गया। लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना कम कर, कोई भी इन्वेस्टर जो है किसी मुल्क में जाता, अफ्रीका में क्यों नहीं लोग इन्वेस्टमेंट करते? क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल माहौल सही नहीं, वहाँ का सोशल माहौल सही नहीं, उस मुल्क का, उस कॉन्टिनेंट का, तो वहाँ लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। जाहिर सी बात, जो इन्वेस्टर दुनिया को होता है वो वहीं इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसको सेफ एंड सिक्योर माहौल मिलेगा और खुलापन होगा, जहाँ सोसाइटी में सबकी इज्जत की जाए। कोई नॉर्थ कोरिया में जाके थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस तरीके से हमने ऐसी एक अच्छी भली सोसाइटी को, कुछ चंद ऐसे लोग जिनको न किसी बात की जानकारी है, न कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, न कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी बातें सुन लीजिए तो लगेगा कि इनसे महान दार्शनिक कोई है ही नहीं। बड़ा दुख होता है इन सब चीज़ों को देखकर। एक समय था जब लोग जो है एक दूसरे की हर तरह की मदद करने के लिए आगे रहते थे, और आज एक वो दौर है कि एक दूसरे को नफरत से देख रहे। ये व्यवस्था, हालांकि दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, न कोई लीडर परमानेंट है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी परमानेंट है, न कोई सरकार परमानेंट है। उसको बदलना होगा, आज ही न कल उसको बदलना ही होगा। लेकिन वर्तमान जनरेशन जो है उसको ये भुगतना पड़ रहा है। कोई नीट का पेपर लीक हो रहा है जी, कोई CBSE का एग्जामिनेशन पैटर्न, उसको गलत साबित कर रहे हैं, स्टूडेंट साबित कर रहे हैं। लेकिन अफरा तफरी, ऑनेस्टी तो जैसे गायब हो गई। कोई पेपर जो है, चाहे वो स्टेट का पेपर हो, चाहे वो सेंटर का पेपर हो, कभी वो लीक हो गया जी, कभी वो लीक हो गया जी, कभी ये। ऑनेस्टी धीरे धीरे, क्योंकि समाज आप जैसा बनाएंगे, पढ़ा लिखा समाज होगा, समझदार समाज होगा, तो ये सब नहीं करेगा। और समाज के अंदर आप खुराफात पैदा कर देंगे या घोल देंगे तो वैसे ही लोगों के जहन में बन जाएगा। बहरहाल आने वाले समय के लिए अच्छी उम्मीदें रखते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान जो इससे पहले था, जहाँ पे मिलजुल के दुख सुख सभी समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी भाषा बोलने वाले के लोग, एक डिफरेंट ऑफ ओपिनियन तो होता है, सारी दुनिया में है। लड़ाई भी होते हैं, दो भाइयों के बीच में, सगे भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं कि लड़ाई हो गई तो वो फिर जिंदगी भर वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए अगर हिंदू मुसलमान के कई बार दंगे भी हो जाते हैं, पहले भी होते थे, आज दंगे नहीं होते, आज नफरत घोली जाती, नफरत फैलाई जाती। आज दंगा नहीं होता। कांग्रेस के ज़माने में बहुत दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, सैकड़ों हज़ारों लोग मारे जाते, लेकिन आज दंगे नहीं होते। लेकिन आपके दिमाग में पॉइजन जो उससे ख़तरनाक होता है, दंगा तो चंद दिन होगा, बंद हो जाएगा, लेकिन पॉइजन जो दिल और दिमाग में जो आपके पॉइजन
घुसा दिया जाएगा, वो जल्दी निकलने वाला नहीं, वो कई जनरेशन तक चलता रहता है। तो बहरहाल एक अच्छी उम्मीद के साथ कि शायद लोगों के अंदर समझ में आए कि देश के बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचें, और किसी को भी इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ना है तो सबको लेके चलना पड़ेगा। और इसी की उम्मीद के साथ कि शायद जो देश के रहनुमा हैं उनके अंदर ये समझ पैदा हो कि हम सबको साथ लेके चलना है, खाली ये डायलॉग की तरह नहीं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर अमल जो है बिल्कुल ज़ीरो। ये सभी ही संभव हो सकता है जब आप सबको ये विश्वास दिलाएं कि आप हमें आगे जो बढ़ना है, हम सब मिलकर आगे बढ़ें। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा मोटो है इंडिया का। इसी उम्मीद के साथ ये उम्मीद करते हैं कि शायद एक अच्छा समय आएगा, आने वाली जनरेशन ये शायद कहेगी कि हमारे पूर्वज जो है हमें एक अच्छा समाज बना के दिया है, ना ये कहें कि हमें कैसा समाज बना के दिया। थैंक यू वेरी मच।